ISIS जैसा आतंकवादी संगठन हो, उसमें चाहे नवाज शरीफ जैसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो, उसमें चाहे ट्रंप हो या उसके और साथी जो भी हो, हमने उन सब की एफआईजी बर्निंग करने का सोचा, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में। तो आज हमने इस दिन को चुन के, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिछले आपने देखा पिछले इतने दिनों से ये जो लाइनें लगी हुई है बैंक के सामने, जो ATM के सामने, और लोग ATM की लाइन में, बैंक की लाइन में मर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग आज दिन तक मर चुके हैं बैंक की लाइन में। और मोदी जी का कहना यह है कि नहीं, ये देश की हित में है, ये देश की हित में जाने जा रही है। तो हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि लोगों के पैसे अगर बैंक में हैं तो उनके अपने हैं, वो किसी दूसरे के पैसे निकलवाने के लिए बैंक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपना पैसा लेने के लिए बैंक की लाइन में लगते हैं, और पूरा दिन लगने के बाद जब बैंक में पहुंचते हैं तो पता चलता है बैंक में कैश नहीं है। तो उसी चीज़ को हमने खुद जिस चीज़ को फेस किया, मैं खुद 2 दिन तक जब लाइन में लगा तो ATM पे पहुंचा तो मुझे पैसा नहीं मिला, ATM पे पैसा ख़त्म हो गया। तो आज जो देश की जनता जिस चीज़ का एहसास उसे हो रहा है, जो चीज़ देश की जनता ने पिछले इलेक्शन में शायद गलती की थी, उसका एहसास आज उन्हें अच्छे तरीके से हो रहा है। और मुझे लगता है कि ज़रूरी है इस तरीके से एफआईजी बर्निंग करना, इन लोगों को एहसास दिलाना कि आप जो ये कर रहे हो वो गलत है, और आप जिस तरीके से अपना तानाशाही चलाना चाहते हो हम उसे नहीं चलने देंगे। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप चाहे हमें जेल में डालें, आप चाहे हमें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालें, आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं हमारे खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और आगे भी इस तरीके से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे और एफआईजी बर्निंग करते रहेंगे। शुक्रिया आप साथियों का। अभी आगे बढ़ने से पहले इन सभी लोगों का साक्षात्कार करवा दें। पहली बात कि सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं या इतने ही चेहरे नहीं हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन में इनका नाम है, और आगे करते रहेंगे। ये बस जो जगह बन पाई उसी के हिसाब से है। सबसे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका इकोनॉमिक एडवाइज़र है जिनसे उन्हें पूछना था। पर उनका समर्थन कौन करता है? पूरे विश्व के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, अमर्त्य सेन, हाँ, उसके अलावा पोल अभी तो रिसेंट जिसको मिला है, बांग्लादेश में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स पर, वो सब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस की तरफ लेकर गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो कोई इकोनॉमिस्ट मानता नहीं है, लेकिन इनके समर्थन में वो कौन लोग हैं? इनके समर्थन में लोग हैं बाबा लोग, ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये श्री 520 480 जो लोग हैं, ये लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे ये मुल्क बाबाओं के रहमो करम से चलता है, इस मुल्क की इकोनॉमी बाबाओं के कहनों से चलती है। जो सिस्टम चलता था इकोनॉमी से, आपको उससे अलग किया जा रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी है, अभी ये चुनकर आए हैं। जब से ये चुनकर आए हैं इन्होंने मोदी से ट्रेनिंग लिया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है मोदी आपा का, मोदी से ट्रेनिंग लिया है। और वहाँ पर इन्होंने जो बोलना शुरू किया है, वहाँ माइनॉरिटी के खिलाफ में ये कह रहे थे कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं भारत से अपनी नौकरियां जो है वापस छीन के लाऊंगा। और यहाँ पर संघी लोग इनके लिए हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। संघियों को पता ही नहीं वो किसकी तरफ है, मोदी की तरफ है, देश की तरफ है, ट्रंप की तरफ है। अब ट्रंप चुनकर आ गए हैं और ये वही काम करेंगे जो इनको सिखाया गया है। ये कैपिटलिज्म का एक नंगा नाच करेंगे जिसमें नौकरियां खत्म होंगी, आपके मुल्क से खत्म होंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नफरतें बढ़ेंगी। इधर हमारे वाइस चांसलर साहब, वैसे तो ये हमारे कुलपति हैं। हम जब कुलपति का काम होता है कि वो आपके संरक्षक होते हैं। कोई बच्चा खोएगा तो उससे वो क्या करेंगे? खोए बच्चे के लिए कोशिश करेंगे, जिन्होंने उसकी मारपीट की है उसको सजा देंगे। पर ये क्या करते हैं? ये आराम से अपने रूम पर बैठे हैं, किसी स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपने भगवा उड़ा हुआ है तो आप कभी भी नॉक करेंगे और सीधा अंदर घुसेंगे, वीसी से बात करेंगे, चाय पी कर आएंगे। यहाँ पर मोहन भागवत, ये भारत माता के सपूत, लगता है कि जैसे भारत माता ने इकलौता मर्द जना है वो मोहन भागवत ही है, इनकी मूंछों से लगता है। अभी जो लोग बैंकों की लाइनों में लगे हुए हैं, राष्ट्र हित में लगे हुए हैं, कहते हैं कि सेना के जवान राष्ट्र हित में लगे हुए हैं। सेना के जवान इससे पहले तो कभी लगे नहीं थे। 1971 में जब पाकिस्तान के दो फाक किए थे, बांग्लादेश बना था, तब सेना नहीं थी, अचानक सेना आ गई है।
कश्मीर में जो सैनिकों के साथ हो रहा है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ बनाया, सर्जिकल स्ट्राइक, नाई की दुकान पर जा रहे हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हमारे सर पर दाढ़ी कटवाने सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक, इकोनॉमी पे सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद से कितने जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। लोग जानते हैं क्या फर्क पड़ा पाकिस्तान पर? नहीं फर्क पड़ा। इधर से ये जो हंसमुख से व्यक्ति हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, पर मैं चाहूँ, मेरा अपना पर्सनल विचार है कि इनका चेहरा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि क्या इकोनॉमी में होने वाला है। मोदी जी को किसी ने बोला, बाबा जी ने बोला हो किसी ने कि मुझे रात को सपना है नरेंद्र दामोदर दास मोदी तू नोट साफ कर दे, काला धन साफ हो जाएगा। और जो लोगों ने रात के वक्त में 60,000 रुपए के हिसाब से जो सोना खरीदा है, सबको पता है काला धन कितना साफ हुआ है। मोदी की इकोनॉमिक्स के हिसाब से 5 ट्रिलियन रुपए वापस नहीं आने वाला था, 5 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आने वाला था। अभी 31-30 तारीख को, 30 दिसंबर को, अभी 2 हफ्ता पड़ा है, 2.5 ही बचा हुआ है। 2.5 जो आंकड़ा है, 5 तो छोड़ो, 2.5 बचा हुआ है, और वो भी अंदर आने वाला है। जो ये बेवकूफ बना रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में 1,20,000 करोड़ रुपए का खर्च, वहन, नौकरियां जो गई है, जो पैसा लगा है वो सब लगा है। और मोदी जी ने करप्शन रोकने के लिए कितना रुपए बचाया है? 2,000 करोड़ रुपए अब तक पकड़े गए हैं। और खर्चा कितना हुआ? 1,20,000, मतलब 1,18,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मतलब मच्छर मारने के लिए नरेंद्र दास मोदी ने बंदूक चला दी, छर्रे उड़ा दी कि मच्छर मारेंगे। वो मच्छर तो मरा नहीं, पता नहीं, पर और लोग जरूर घायल हुए। इधर साथ में नवाज शरीफ, ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन जो है सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, पूरे साउथ एशिया की बात है। साउथ एशिया में जो टेरर को जो फंड कर रहा है वो पाकिस्तानी स्टेट है, जिसका रहनुमा नरेंद्र मोदी जी का चचेरा भाई नवाज शरीफ है। जो वहां पर बैठा है, ये वही व्यक्ति है जो अटल बिहारी जी के गले भी लगा था और फिर करगिल में करवाया था। ये वही व्यक्ति है जो मोदी के गले भी लगता है और फिर कश्मीर में भेजता है। और मोदी का सबसे सगा भाई यही है। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म पूर्व पाकिस्तान में, पहले के पाकिस्तान में हुआ था, वो 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए कभी पाकिस्तान नहीं जाते। कहते जब तक टेरर पर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करेगा मैं कभी नहीं जाऊंगा। और ये अपने मेरे भाई से मोदी जी मिलने के लिए चले जाते हैं वहाँ बिरयानी खाने के लिए। पता नहीं गाय की थी या किसकी थी, ये तो पता नहीं, यहाँ तो खाते नहीं है। उधर साथ में अन्ना हजारे, ये वो शख्स है जो कहता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं एमटेक करता ग्रेटर नोएडा से कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं पागलों की तरह मैं अन्ना हूँ कहता हुआ जंतर मंतर पे आया करता था। इस शख्स की वजह से ये कहता था मैं मर जाऊंगा अगर लोकपाल नहीं बना। लोकपाल बन गया, 2013 में कानून पास हो गया, लेकिन अब कहाँ है लोकपाल? सिर्फ एक छोटा सा क्लोज है कि सबसे बड़ी पार्टी है जो लोकसभा में जो विपक्ष की पार्टी होती है, वो सबसे बड़ी कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस 10% होना चाहिए, इसलिए लोकपाल नहीं बन पाया। अन्ना हजारे 3 साल से चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ये आरएसएस के एजेंट हैं। इन्हें आरएसएस ने गांधी जी की टोपी लगाकर भेजा था, जाओ, क्योंकि गांधी जी कभी टोपी नहीं लगाते थे, आपको पता है। ये गांधी जी की टोपी का मिसयूज करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारा बेवकूफ बनाया। अगर सच में करप्शन की लड़ाई, हम एनएसयूआई से पहले इस देश के छात्र हैं जो इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए पार्टी से जुड़ा होना या कांग्रेस से जुड़ा होना सेकेंडरी है। पहले है कि जो हमसे बातें कही गई थी, क्या वो किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने पूरी की या नहीं की। और उसके इधर में ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको कोई नहीं जानता और आप जानेंगे भी नहीं, क्योंकि जो ये नया सिस्टम है, जो बड़ी जो अदानी अंबानी है, ये एक ऐसे व्यक्ति को चूज करती है जो जी हजूरी करे, जो हर जगह हाँ करे। झारखंड का जो बिहार से बंटवारा हुआ था, उसकी वजह थी कि आदिवासियों के राइट्स का दोहन हो रहा था। बिहार से दोहन होता था, अलग झारखंड बना आदिवासियों के बचाव के लिए। लेकिन अब कानून पास किया गया है, CNT एक्ट पास किया गया है, SPT एक्ट पास किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री से, जिसमें वहाँ के जो किसानों हैं उनकी जमीनों को इंडस्ट्री को दे दो। उसमें पहले किसानों का हक था, वो किसी भी हालत में इंडस्ट्री पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि लेकिन अब यहाँ पर इनकी वजह से होगा। इसके साथ में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा चेहरा भी है, ISIS, जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर वो इस्लामिक है नहीं, ये तो वही जाने, पर इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर जैसे यहाँ पर ये हिंदू का नाम इस्तेमाल करके ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर पूरे मिडिल ईस्ट में इन्होंने जो आतंक मचाया, सीरिया को पूरा तबाह कर दिया है। तो ये वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉयलेटर्स हैं जिन्होंने इस पूरे 1-1.5 साल के दौरान में जातियाँ करी हैं।
हम रोहित वेमुला का मुद्दा नहीं भूले हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहता है मैं बाबा साहब का भक्त हूं, जब बाबा साहब का हैप्पी बर्थडे होता है, लेकिन जब दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है तो चुप रहता है। हम ये इस मंच से एक और निंदा करते हैं। कल बिहार सरकार ने किया है नहीं पता नहीं, पर बिहार में भागलपुर में बहुत सारे गरीबों को मारा गया, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और वहाँ के एसपी ने। सरकार में चाहे वह कांग्रेस हो या जेडीयू हो या कोई भी हो, वो कोई भी सरकार जो किसी भी महिला के साथ में ऐसा करती है, वो उसको एक्शन लेना होगा उस डीएम के खिलाफ में, उस एसपी के खिलाफ में। वरना चाहे हम उस पार्टी से जुड़े हुए हों, हम उसमें चिट्ठी लिखेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के शिक्षा मंत्री को, कि उनको बर्खास्त किया जाए जिन्होंने वहाँ पर महिलाओं के साथ में, गरीब महिलाओं के साथ में ऐसी जाति की है। मैं आगे चाहूँगा हमारे उपाध्यक्ष जेएनयू के अनिल मीणा जी अपनी बात रखें कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। ये एक टीचर भी हैं, टीचर होने के नाते इन्हें क्या महसूस हो रहा है जो डिमोनेटाइजेशन और बाकी सब मुद्दों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही का दिन था, 10 दिसंबर का दिन। इसी दिन मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में मानव अधिकार है, लेकिन हमारे देश में जब से मोदी जी हुकूमत में चुन के आते हैं, इस देश में तमाम तरह के साथियों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ इतनी बेरहमी तरीके से मारा जाता है। तब इस देश में तमाम तरह के ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, तब कोई सब शांत रहते हैं। ये बीजेपी के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो चेहरे हैं जो देश में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसमें आपने देखा मोहन भागवत कहता है भारत का सपूत, लेकिन कभी भारत के सपूत जैसा कोई काम आज तक इस काम में दिखा नहीं। कोई भारत का सबसे बड़ा कपूत है, उससे वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। हिंदू के नाम पे इस देश में राजनीतिक रोटी सेकने वाला ये मोहन भागवत आज तक देश के लिए धर्म के नाम पे एक दूसरे लोगों को बांटने का काम कर रहा है। ये दूसरा आप देख रहे हैं, जगदीश खट्टर जी हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बदकिस्मती से वाइस चांसलर बन जाते हैं, और किस तरह से इस जेएनयू कैंपस में एक विशेष कम्युनिटी का छात्र होने के कारण नजीब जैसे छात्रों को किडनैप करवाते हैं। किडनैप करने वाले छात्रों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, उनको पारितोषिक तौर पे एक अच्छा हॉस्टल अवेलेबल करवाते हैं। ये हमारे जगदीश कुमार जी की असली पहचान है। ये भी सबसे बड़े मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले हमारे साथी हैं। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी से शिक्षा लेके पहुँचे हैं वहाँ पे। अगला है हम देख रहे हैं मोदी जी को आप सभी जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो मुद्रा विमुद्रीकरण का जो काम किया है, आज पूरा देश इससे परेशान है। आज देश में 120 से ऊपर देश में लोग, जो सरकारी आंकड़ा उसके हिसाब से लोग मारे गए हैं एटीएम की लाइन में लग के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी कभी कहते हैं ये देश के हित में है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, यदि देश के नौजवान, यदि देश के लोग एटीएम के पीछे लाइन लगा के ख़त्म होते हैं, वो देश में हित है। मुझे ऐसा देश हित बिल्कुल नहीं चाहिए। यह है वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी का नाम आपने सबने सुना है। फिलहाल इनके रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए इस तरह का कानून पास हो जाता है, ये खामोश चूहे की तरह बैठा रहता है, एक भी आवाज़ नहीं निकालता, कहता कि ये देश के हित में है। हम भी इसकी बड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। यह है नवाब शरीफ। अगला नवाब शरीफ को आप सब जानते हैं। इस तरह से कश्मीर में जो आतंकवाद का मुद्दा फैला हुआ है, उसमें इसका किस तरह से हाथ है। और माननीय सम्माननीय मोदी जी के दावत पे, हैप्पी बर्थडे पे मोदी जी के साथ अंदरूनी साठ गांठ करके किस तरह से देश में आतंकवाद फैलाने में इन्वॉल्व है। यह है अन्ना हजारे, अगला चेहरा। अन्ना हजारे को आप सब जानते हैं। एक समय था जब देश में लोकपाल बिल को लेकर बहुत जोर शोर से आवाज़ उठी हुई थी। ये कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में इसको बहुत लोकपाल नज़र आ रहा था, कांग्रेस के टाइम में इनको बहुत भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था। लेकिन आज इस देश में नोटबंदी के बाद इस देश में बड़े व्यापक स्तर पर नोट भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर खामोश है। अगला चेहरा है, ये झारखंड के सीएम है। वहाँ आदिवासियों के साथ, बड़े बिजनेसमैन और पूंजीपतियों के साथ किस तरह से बिजनेस की डील करके वहाँ के आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। ये भी एक ह्यूमन राइट्स का एक
जाना पहचाना और खतरनाक एक बुलिंदा है। यह है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को आप सभी जानते हैं, जो एक ज़माने में योग सिखा के अपनी आजीविका चलाया करते थे, लेकिन जब से माननीय मोदी जी इस देश में हुकूमत में आते हैं, तब से ये फोर्ब्स पत्रिका की टॉप लिस्ट में आ गए हैं पूंजीपतियों के में। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी के पास इतना ये काला धन कहाँ से हुआ? काला धन की बात करने वाले थे।